दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के उन सभी प्रश्नों का जो कि सत्य असत्य के रूप में 2020 से 24 तक पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाला है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा आखिरी तक। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे नोट किया हुआ है 7x - 4y = p में x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर p का मान 5 आता है। छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया है। तो आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखिए 7 × x की जगह आप क्या रखिए, बोले 3 रखिए, और -4 और y के जगह क्या रखने बोले हैं, 4 रखने बोले हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 7 = 21 और 4 × 6 = 16, 16 और 21 में घटाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कथन सत्य है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, समीकरण निकाय में यदि a1 b1 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये कथन पूर्णतः गलत है, असत्य है। क्यों? क्योंकि a1 a2 b1 b2 अगर यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होता तब ये हम लोग मान सकते थे, लेकिन b1 b2 और c1 c2 अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तब हम लोग जानते हैं कि ये कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अद्वितीय हल प्राप्त होगा लिखा है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में आ चुका था। तीसरा प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है समीकरण निकाय में यदि a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में आया था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय में यदि a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये कंडीशन गलत है। हमको ऐसा होने से हमको क्या प्राप्त होगा, अनंत हल। लेकिन ये बोल रहा है कि क्या प्राप्त होगा, अद्वितीय हल, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। ठीक ना। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि अनंत हल प्राप्त होगा तो हम लोग सत्य कर सकते थे। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो समांतर रेखाएं होती है तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। तो देखिए इसमें पूछा है कि जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो समांतर रेखाएं होती है तो उस कंडीशन में समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा कि क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अगर एक दूसरे के बराबर है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, अनंत हल होता है। a1 a2 b1 b2 अगर बराबर नहीं है तो कोई हल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अभी जो हमको पूछा है कि ये अगर अनंत होगा तो क्या होगा, तो ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो इस कंडीशन में भी कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा यदि दोनों रेखा समांतर है। तो इस प्रकार से कथन सत्य है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विभेदक d बराबर b² - 4ac है। छत्तीसगढ़ 2018 में ए में आया था। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 55 होता है। तो ये कथन सत्य है क्या असत्य है, ये कथन भी सत्य है। आप अगर 1 से लेकर 55, 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को इस प्रकार अगर आप लिखेंगे, ठीक ना, 1 2 3 ऐसा करके अगर सभी संख्या को आप नोट कर लेंगे तो आप पाएंगे कि इन सभी को जोड़ने से 55 प्राप्त होगा। तो ये कथन सत्य है क्या असत्य पूछा है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इन सभी को अगर जोड़ेंगे इस प्रकार से तो हम लोगों को यहाँ पे सत्य मिलेगा, 55 ही मिलेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे कथन क्या है, सत्य है, सत्य नोट करेंगे। उसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है x² - 7x बराबर 0 का हल 0 और 7 है। तो अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x² - 7x, दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 7 बराबर 0। तो इस प्रकार से x 0 के बराबर है, x - 7 बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 7 भी आएगा। ये कथन भी आपका पूर्णतः सत्य है, इसलिए हम लोग इसमें लिखेंगे कि यह कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये कथन सत्य है। चलिए छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दी गई समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2
-3/2 में सार्वंतर -1 है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, दूसरे पद को पहले पद के साथ घटा के देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो 1/2 -3/2 दोनों को खैर हेक्सवान एक साथ बिठाएंगे तो ऊपर का संख्या आपस में माइनस होगा, तो यहाँ पे बचेगा -2/2। फाइनली आंसर आएगा -1। इसका मतलब ये करेक्ट बोला है, ये कथन क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद को पहले पद के साथ घटाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ 2023 में सी सेट में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि दो तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दो तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है, ये कथन सत्य है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, A/B बराबर B/C कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों अनुपात एक दूसरे के समान है, इसलिए तो बराबर बिठाते हैं ना, समानुपात बिठाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कथन सत्य हो गया, 24 में आ गया था बी सेट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल उनके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल उनके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये समानुपात और अनुपात के देखिए, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है जो कि 2024 में सी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा जो कथन है वो सत्य है कि असत्य है, इसका जवाब हमको देना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कथन क्या होगा, पूर्णतः, ठीक ना। ये जो कथन अभी पूछा है तो ये कथन पूर्णतः क्या हो जाएगा, आपका सत्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग सत्य नोट करेंगे साइड में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। 5 और 10 का तृतीय अनुपाती 20 है, तो 5 और 10 का तृतीय अनुपाती 20 है, तो 5 और 10 लिखेंगे और तीसरा नंबर पे x मान लेते हैं, ठीक ना। तृतीय अनुपाती x मान लेंगे और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5/10 और बराबर हो जाएगा 10/x। और हल करेंगे x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x गुना 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10×10 के 100। फिर x = यहाँ पर हो जाएगा 100/5, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 20। तो इसका मतलब ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक ना। इसका 5 और 10 का तृतीय अनुपाती हम लोग x माने थे और आंसर x का कितना आया, 20 आया, मतलब ये करेक्ट है, ये कथन सत्य होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में ए सेट में पूछा गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक ना। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। हम लोग जानते हैं कि y में x का मान 0 होता है और x अक्ष में y का मान 0 होता है। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट ए में आया था। नेक्स्ट है x अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। ये कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। ये छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है x और y अक्ष दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। करेक्ट है। यहाँ पे जो x अक्ष है और ये जो y अक्ष है एक दूसरे के उलट, ठीक ना, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ कथन बिल्कुल परफेक्ट और सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में आया था। उसके बाद लिखा है मूल बिंदु से बिंदु -5 और 0 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है। तो हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसमें हम लोग जब मान रखेंगे तो हम लोग को आएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 और इसका आंसर आ जाएगा 5। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सत्य, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है बिंदु x और y की भुज x है, ठीक ना। बिंदु x और y की जो भुज है वो x है। तो बिंदु x और y की भुज x है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि बिंदु x और y की भुज x है, मतलब x y में x भुजा होगा कि नहीं होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हमको पूछता कि बिंदु x y की भुज y है तो भी सत्य है, बिंदु x y की भुज x है तो भी सत्य है। तो इसका मतलब ये कथन सत्य हो जाएगा, ठीक ना। तो x y जहाँ पे हो तो भुजा x होगा ही होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर में लिखा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,2 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में सेट ए में आया था। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,2 है तो वह x अक्ष में होगा। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 0 और 2 में x का मान 0 हो गया और y का मान कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब y का मान स्थित है, x का मान तो है ही नहीं, तो x अक्ष पे कहाँ पे होगा, इसलिए कथन असत्य हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,3 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 और 3 में
x का मान 0 है, y का मान 3 है, मतलब y अक्ष पर स्थित होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में बी सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 4 0 है तो वहाँ y अक्ष पर स्थित होगा। ये कथन असत्य होगा। और क्यों असत्य होगा आप लोग समझ गए होंगे। इसमें x का मान जो है वो है 4 और y का मान कितना है 0 है। तो y का मान 0 है तो y अक्ष पे कैसे होगा, इसलिए ये x अक्ष पे अगर लिखा रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे y अक्ष पर स्थित है बोला, इसलिए ये कथन गलत हो गया, असत्य हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन साधारण ब्याज वगैरह ये सब से रिलेटेड है, ठीक ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन बोलते हैं। ये कथन सही है। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट ए में और 2024 में सेट सी में आया था। ये कथन सत्य है। हमेशा ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए लिखा है जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन क्यों कहेंगे जबकि मूलधन बोलते हैं उसको। तो मिश्र धन वाला यहाँ पे बोला है कि मिश्र धन कहते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं असत्य, क्योंकि ये कथन क्या है, असत्य कथन है। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए लिखा है आवर्ती जमा खाते में ब्याज की दर बचत खाता से अधिक होता है। क्यों, ठीक ना। तो आवर्ती खाता सबसे कम जो ब्याज मिलता है वो आपको बचत खाते में मिलता है, और इसमें बोल रहा है कि आवर्ती जमा खाते में ब्याज की दर बचत खाते से ज़्यादा होता है। तो ये कथन भी आपका एकदम क्या है, सत्य होगा, ठीक ना। इसमें कोई दोहराए नहीं, ये सत्य है। चलिए छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा था किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय पर जो कर लगाता है उसको आयकर कहते हैं। सही है, आयकर जिसको हम लोग इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। उसके बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है यदि बैंकों में से एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त जमा राशि जमा की जाती है। अगर बैंक में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। एक साथ जमा करने को सावधि जमा खाता बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, लेकिन महीना महीना जो जमा करते हैं उसको आवर्ती बोलता है, ठीक ना। तो इसमें एक मुश्त जमा कर रहे हैं, तो ये जो प्रश्न पूछा गया है ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि इसमें अगर ये लिखा रहता कि उसे सावधि जमा खाता कहते हैं तब वो करेक्ट होता, लेकिन बोला है कि आवर्ती, आवर्ती में तो हर महीना महीना जमा करते हैं, इसलिए ये क्या होगा, असत्य कथन हो गया, ठीक ना। क्योंकि सावधि जमा खाते में एक साथ जमा होता है, आवर्ती में महीना महीना जमा होता है। उसके बाद सावधि जमा खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है। तो यहाँ पे लिखा है सावधि जमा में चक्रवृद्धि ब्याज पर देय होता है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक ना। ये कथन करेक्ट है, 2024 में एसेट में आया था। उसके बाद लिखा है आवर्ती खाता में बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है। तो बचत खाता से हमेशा इसके अतिरिक्त जो और 3 प्रकार के खाता होता है, एक होता है चालू खाता, एक होता है सावधि जमा खाता और एक होता है आवर्ती खाता, उन सब पे ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार सत्य हम लोग लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ 2024 में बी सेट में पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि tan 30 का मान √3 होता है। तो हम लोग जानते हैं 30 डिग्री नापने के लिए हम लोग फिंगर रूल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना, जिसमें हम लोग जानते हैं कि नीचे का उंगली बटे ऊपर की उंगली। तो 30 के ऊपर नीचे की उंगली 1 बचेगा, मतलब इसका आंसर 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि √3 होता है, मतलब गलत बता रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर असत्य हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य होगा। करेक्ट कब होता, जब यहाँ पे लिखा रहता tan 30 का मान 1/√3 होता है, तब करेक्ट होता है। लेकिन अभी ये बोला खाली √3 होता है, इसलिए असत्य हो गया। छत्तीसगढ़ 2018 में एसेट में पूछा था। फिर लिखा है cos 30 का मान √3/2 होता है। तो cos 30 का मान √3/2 होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि cos का जो सूत्र होता है ऊपर की उंगली बटे 2 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 30 के ऊपर 3 उंगली है, करेक्ट है। ये कथन बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। उसके बाद देखिए लिखा है sin 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि sin 30 का मान जो है वो √3/2 नहीं होता, 1/√3 होता है। तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, हम लोग जानते हैं इसका पूरा सूत्र, छत्तीसगढ़ 2022 में 20 सेट में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर होता है। तो ये कथन भी करेक्ट है, ये कथन सत्य है, ठीक ना। साइन 30 का मान भी 1/√3 होता है और कॉस 60 का वैल्यू भी 1/√3 होता है। चलिए, साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर होता है। ये कथन भी सत्य है, ठीक ना। दोनों का मान 1/√2 होता है, ये करेक्ट है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है साइन 59 का मान कॉस 31 होगा। तो अगर 90 में हम लोग 59 घटाएंगे 31 आएगा, बराबर होगा। ये कथन भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखा है, देखिए साइन 37 एवं कॉस 57 के मान बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, क्योंकि साइन थीटा माने साइन 35 का सूत्र अगर लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 37। तो हमको कितना प्राप्त होगा, 57 ही प्राप्त होगा, ठीक ना। अगर हम लोग इस सूत्र को लगाएंगे साइन 90 माइनस 37 क्या हो जाएगा, कॉस 53 आएगा। तो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे ये कथन सत्य है। tan 90 माइनस थीटा का मान कॉट थीटा होता है। ये कथन भी सत्य है, छत्तीसगढ़ 2022 में एसेट में आया था। उसके बाद वाला प्रश्न देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है। ये कथन भी सत्य है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट सी में पूछा गया था। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो हमेशा समरूप होंगे। अच्छा, जिसके सभी अंग समान है वो दिखने में भी समान दिखेगा। ये कथन सत्य है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा हमेशा बराबर होगी। जो समान दिखेगा उसका नाप भी बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो वे हमेशा सर्वांग सम होते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप दिख रहा है, समान दिख रहा है, तो सभी अंग समान होंगे। ये कथन असत्य है, ठीक ना। अगर सर्वांग सम है तब समरूप दिख सकता है, लेकिन समरूप है तब सर्वांग सम नहीं होगा। ये असत्य कथन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है समरूप चतुर्भुजों की सभी संगत भुजाएं समान होती है। तो समरूप चतुर्भुज की सभी संगत भुजाएं समान होती है, ये कथन असत्य है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, समान दिखने से उसकी भुजा भी समान होगा ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए उसके बाद लिखा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। दो कोण समान होने से समबाहु नहीं होता, ठीक ना। तीनों कोण समान है तब जाके हम लोग समबाहु मान सकते हैं। या फिर आप खुद ही सोचिए, यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर समान है, ठीक ना, किसी त्रिभुज का दो कोण अगर समान है तो वो समरूप कैसे होगा, ठीक ना। तो समरूप, क्योंकि त्रिभुज के दो कोण अगर समान है तो तीसरा कोण कितना डिग्री का होगा हमको मालूम नहीं। तो इस प्रकार से तीनों कोण अगर समान होता तो एक बार हम लोग सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वृत्त की सभी जीवा की लंबाई समान होती है। तो वृत्त की सभी जीवा की लंबाई समान होती है क्या। कोई वृत्त हम लोग बनाए, यहाँ से एक जीवा हो गया, यहाँ से दूसरा जीवा हो गया, ये तीसरा जीवा हो गया। तो ये नीचे वाला जीवा जो है देखिए, इसका हाइट कम है, इसका हाइट थोड़ा बड़ा है, इसका हाइट एकदम ज़्यादा। तो सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सभी जीवा समान होती है, बिल्कुल असत्य कथन है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य, तो इसका आंसर होगा असत्य। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। तो 3 असंरेख बिंदु से अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। तो 3 असंरेख बिंदु किसको बोलते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। असंरेख बिंदु उन बिंदुओं को कहते हैं जो एक ही सीधा में नहीं होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक ही सीधा में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब इनमें से वृत्त खींचा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से ये कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में 20 सेट में आया था। उसके बाद लिखा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है, ठीक ना, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, ये कथन गलत है। क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है उसको क्या कहते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। लेकिन ये बोल रहा है त्रिज्या बोलते हैं, तो गलत बोल रहा है ना, व्यास बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यास। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी
जो जीवा है उसको हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक ना, उसको त्रिज्या नहीं बोलते। तो इस प्रकार से कथन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे असत्य। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 या समकोण का होता है। ये कथन सत्य है, इससे पहले भी हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, सत्य कथन है। वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वृत्त एक ही खंड में बने कोण परस्पर में बराबर होते हैं। तो वृत्त के एक ही खंड में बने कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है, जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कोई भी वृत्त पर ये जो जीवा हम लोग खींचते हैं, ये जीवा दो, एक जगह कट दो जगह कट लगा रहा है, इसका मतलब करेक्ट है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 3 में नहीं करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य। उसके बाद लिखा है देखिए, किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कोई भी एक वृत्त पर बाहर से किसी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2, लेकिन ये क्या बोला, 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब ये असत्य कथन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होता है। किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य होगा कि असत्य होगा? तो ये कथन होगा असत्य, ठीक ना, क्योंकि वृत्त में समान दूरी पर हो सकता है, असमान दूरी पे कैसे होगा? तो इस प्रकार से ये कथन असत्य है। चतुर्भुज का आंतरिक कोण का योग 180 होता है। तो चतुर्भुज के आंतरिक कोण का योग हम लोग जानते हैं कि 360 होता है, यहाँ पे बोल रहे 180 होता है, तो ये गलत है। अगर त्रिभुज लिखा रहता चतुर्भुज की जगह तो कथन सत्य हो जाता। फिलहाल यहाँ पे चतुर्भुज की बात हो रहा है, चतुर्भुज में 360 होता है, 180 नहीं होता, तो ये कथन असत्य हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो दो सम संख्या ले लीजिए और इन दो सम संख्या को योग करके देखिए कि सम संख्या आया, मतलब ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। उसके बाद एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। एक विषम संख्या ले लो और एक सम संख्या ले लो, दोनों को योग करके देखो, आंसर विषम आया, लेकिन ये क्या बोला कि योग सम होता है, ये कथन असत्य है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, मतलब नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। तो दो विषम संख्या ले लो, 3 ले लो और इसके बाद एक विषम संख्या 5 ले लो, इनको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। मतलब ये कथन क्या है, कोई भी एक विषम संख्या ले लो, दूसरा विषम संख्या ले लो, जोड़ के देखो सम आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि विषम होता है, मतलब ये कथन भी क्या है, असत्य है। अगर लिखा रहता है कि दो विषम संख्या का योग सदैव सम होता है तब हम लोग सत्य बोल सकते थे, लेकिन ये बोला विषम होता है, जबकि आंसर हमेशा सम आ रहा है। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। छत्तीसगढ़ 18 में 2018-2023 में बी सेट में पूछा गया था। चलिए आगे का क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुना करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। जैसे हम लोग -2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो -2, -3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो -3, -4 यदि हम लोग 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब किसी भी पूर्णांक संख्या को अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो हमको वही प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सत्य है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है। ये कथन भी सत्य है, ये तो सूत्र है, आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में आया था। अर्धगोले का आयतन 3πr² होता है। तो अर्धगोले का आयतन 3πr² होता है, ये कथन सत्य है क्या असत्य है? ये सीधा सीधा आपको यहाँ का मतलब सीधा सीधा ये आपसे एक फार्मूला पूछ रहा है कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये कथन ऐसा नहीं होता, ये हो जाएगा असत्य, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा है, एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है। तो एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है। तो ये घनाभ में आकाशीय विकर्ण क्या है, इनके बीच में से जो लकीर हम लोग डालते हैं, ठीक ना, उसकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, पूछ रहा है।
तो इसका कथन जो है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आकाशीय विकर्ण कितना होता है, 4 होता है एक घनाभ में, ठीक है। उसके बाद एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या 8 होती है, घनाभ में 4 होती है और घन में पूछ रहा है, बोल रहा है कि 8 होती है। तो घन में 8 होती है क्या, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, ठीक ना। घन और घनाभ दोनों एक दूसरे के समान होते हैं, तो दोनों में ही सेम रहता है, 4 ही रहता है, 8 नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखा है घन के कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है। तो घन में विकर्णों की संख्या 16 होती है, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। चलिए, ये कथन सत्य हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग और भी इसमें अभी तक जितना क्वेश्चन देखे इस प्रकार आखिरी तक, आगे कोई भी सत्य का क्वेश्चन और नहीं आया था। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप सभी देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे वीडियो को देखें, इसलिए आप सभी को लगभग 5 नंबर इसमें से कवर हो जाएगा, ठीक ना। और भी मैं नया वीडियो लाते रहूँगा जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगी। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।